दोस्तों नमस्कार। हम लोगों की बायोलॉजी की आगे की क्लास कंटिन्यू हो रही है। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर किए थे। एक तो आपका इससे पहले न्यूट्रिशन किया गया था और उससे पहले सर्कुलेटरी वो न्यूट्रिशन से पहले एक और टॉपिक मैंने करवाया था। और इसके बाद आपका ये तीसरा टॉपिक है। आप लोग देख लीजिए, मुझे ध्यान नहीं कौन सा टॉपिक मैंने फर्स्ट टॉपिक करवाया था। तो आपका ये थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है आज से, बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो उसमें इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्लास आपकी काफ़ी दिन के बाद हो रही है, तो अब इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। पूरा टॉपिक ही अच्छे से ख़त्म करेंगे, जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते पेपर में। और बेसिक जानकारी हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से हम लोग इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हिंदी होती है इसकी रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब होता क्या है कि शरीर में रक्त का हमारे परिवहन होता है। ठीक है, तो इसको जैसे बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो मतलब होता है क्या, हृदय, हार्ट, और वैस्कुलर मतलब संवहन। ठीक है, तो मतलब तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे शरीर में हमारे क्या होता है, रक्त का परिवहन होता है। तो आप बोल सकते हैं कि क्या, कंडक्टेड बाय हार्ट, हृदय हृदय द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बात आती है कि बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो की थी विलियम हार्वे ने की थी। किसने, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है अगली बात कि ये कितने तरह का होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है ये आपका दो तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है खुला परिसंचरण और दूसरा होता है बंद परिसंचरण। तो खुले परिसंचरण में क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है सीधे ऊतकों के संपर्क में बहता है। ऊतक जो होते हैं हमारी बॉडी में सीधे उनके संपर्क में बहता है। जैसे आर्थ्रोपोडा वाले जितने भी होते हैं, आर्थ्रोपोडा फैमिली से जो आते हैं, मक्खी, मच्छर, तितली, इनके सबके सीधे ऊतकों में बहता है। और बंद परिसंचरण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रक्त जो है रक्त नलिकाओं में बहता है। मतलब इसको बोल सकते हैं, देशी भाषा में कहा जाए, रक्त जो है नसों में बहता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा पक्षी वर्ग हो गया, स्तनधारी जितने भी मैमल्स हो गए, इसमें हम लोग भी आते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये समझ लीजिए सीधे सीधे कि आर्थ्रोपोडा जो होता है उसको छोड़कर बाकी सभी में जो होता है बंद परिसंचरण होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, इसमें सभी कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं, तो इनको आर्थ्रोपोडा वालों को छोड़कर बाकी सभी में बंद परिसंचरण होता है। तो अब हम लोग इसके बाद सीधे बात आती है कि रक्त के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रक्त क्या है। देखिए क्या होता है, ये एक प्रकार का संयोजी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्शन करवाता है क्या, बॉडी के हर एक ऑर्गन के बीच में कनेक्टिविटी बना रहा है। क्या कर रहा है ये, यही तो काम है इसका कि बॉडी के हमारी जितने भी ऑर्गन है उनके बीच में कनेक्टिविटी बना रहा है। ठीक है, और इसको पंप कौन करवा रहा है, पंप इसको हार्ट करवा रहा है। ठीक है, अब ब्लड की जो स्टडी होती है इसको क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि इसकी मात्रा कितनी होती है, लगभग होती है इसकी 5 से 6 लीटर। मात्रा जो होती है लगभग इसकी 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, वेट कितना होता है, यह जो है ये रक्त क्या होता है, ये हमारी बॉडी के वेट के लगभग 7% के बराबर होता है। कितना, हमारी बॉडी वेट के लगभग 7% के बराबर होता है इसका। ठीक है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है। मतलब ये बेसिक नेचर का होता है। आपको पता है 7 से कम आने पर अम्लीय प्रकृति हो जाती है और 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय नेचर होने लगता है, तो ये क्षारीय प्रकृति में आता है। ठीक है, अब बात अगली आती है कि इसका कार्य क्या होता है। जो रक्त का कार्य होता है, अब आप लोग इसको समझ लीजिए, इसका कार्य होता है परिवहन करना। ठीक है, वो साइड में लिखा है, देखिए कार्य क्या होता है, परिवहन करना। अब देखिए जितने भी हमारी बॉडी में एनर्जी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी के हर एक आर्गन में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो जितने भी एनर्जी सब्सटेंस होते हैं, जैसे अब आप इसी में आपका O2 भी आ जाएगा, CO2 गैस होती है, मतलब गैसों को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी एक एक सेल में मेडिसिन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, गैसों को ट्रांसपोर्ट किया कहीं भी, मतलब बॉडी के हर एक सेल के पास में पहुंचता है ब्लड, कुछ भी चीज़ लेके जानी होगी, एनर्जी सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्या करता है, ये एक प्रकार के ट्रांसपोर्टर का कार्य करता है। ठीक है, यह हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नीडेड सब्सटेंस होते हैं उन सभी नीडेड सब्सटेंस को क्या करता है, कैरी करने का कार्य करता है। ठीक है, तो
आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ें अंदर पहुंचती हैं एक दूसरी जगह पर, तो उनमें क्या होता है, रक्त की वजह से वो पूरी बॉडी में पहुंचती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा अब देखिए एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि O2 हमारे लिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि O2 हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए क्या है, क्योंकि देखिए अब आप इसको समझिए O2 हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जो हमने फूड खाया, क्या हुआ, उसमें से डाइजेशन के बाद ग्लूकोज निकला। ठीक है, हमने इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, पूरा डाइजेशन वाला टॉपिक पूरा खत्म कर दिया है, पहला ही टॉपिक था वो। तो जो हमने फूड खाया उसमें से क्या हुआ, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज निकला। ग्लूकोज को क्या हुआ, ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जो कि क्या होती है, हमारी सेल जो प्रोड्यूस जो करेगी, जो हमारी जो सेल होती हैं, तो उनको क्या सेलुलर रेस्पायरेशन से क्या होता है, हमें एनर्जी मिली। ठीक है, सेल में हमारी क्या हुआ, ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो उससे क्या हुआ, सेलुलर, उसको क्या बोलते हैं, जो सेल के अंदर जब ग्लूकोज वापस एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन से हमें एनर्जी मिली। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए O2 का होना जरूरी होता है। ठीक है, अब O2 वहाँ पे होना चाहिए। अब क्या होगा, हमारी एक एक सेल के अंदर उस O2 को पहुँचाने का कार्य कौन करेगा, तो उस O2 को हमारी सेल के अंदर एक एक सेल के पास में पहुँचाने का कार्य ब्लड करेगा। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे सेल के पास में ग्लूकोज पहुंचा तो उसको वापस से एनर्जी के फॉर्म में उसको तोड़ना, एनर्जी से उससे लेनी है, तो वो सेल के अंदर होगी, उसके लिए क्या होगा, हमें O2 की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो जब O2 को पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, ब्लड करेगा। जब ऑक्सीडेशन और फूड होता है उसी टाइम पर CO2 प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो क्या होता है, अब उस CO2 को वापस हमारे फेफड़ों तक कौन लेके आएगा। जैसे एनर्जी जब वापस टूटी, ग्लूकोज टूटता है तो उसमें CO2 भी निकलता है। ग्लूकोज के टूटने के बाद आप देखना फार्मूला, उसमें CO2 भी निकलता है। अब वो CO2 सारा जो कलेक्ट होता है बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, फूड, ये सब चीज़ें जब उस टाइम पे क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस हो रही बॉडी से, तो जो भी CO2 होगा उसको वापस फेफड़ों तक कौन लाएगा, तो फेफड़ों तक हमारा ब्लड ही लाएगा उसको। ठीक है, ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा, ब्लड ही पहुंचाएगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको समझ में ना आया तो एक बार बैक करके फिर से देख लेना। इसके बाद अब सीधे सीधे इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है परिवहन करना, किसका, एनर्जी का, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, पोषक पदार्थ जितने भी हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए अगली चीज़ लिखी है कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, पहला मैंने लिखा है देखिए भ्रूण में। भ्रूण में क्या होता है, मतलब कि जब जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब रक्त कहाँ पे बनता है। जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है तब उसका रक्त जो बनता है कहाँ बनता है, भ्रूण में बनता है। ठीक है, दूसरी लोकेशन कहाँ पर होती है इसकी, कि आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद कहाँ बनेगा, जन्म जब हो जाएगा उसके बाद कहाँ बनेगा। ठीक है, सॉरी मैंने क्या बोला, भ्रूण में जब बच्चे, सॉरी गलत बोल गया मैं, आप फिर से समझिए कि जब बच्चा भ्रूण में माँ के पेट में होता है तब उसमें ब्लड कहाँ बनता है, लीवर के माध्यम से बनता है। ठीक है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ब्लड उसमें कहाँ से बनता है, लीवर के माध्यम से बनता है, यकृत बनाता है। ठीक है, और जन्म के बाद हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जैसे हाथ पैरों की हड्डियाँ, इनमें क्या होता है, इन बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर एक कैविटी पाई जाती है। ठीक है, उस कैविटी को क्या कहा जाता है, मैरो कैविटी कहते हैं। ठीक है, मैरो कैविटी में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, ये मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उसमें हाथ पैरों की इन बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर एक कैविटी पाई जाती है। उस कैविटी को कहा जाता है मैरो कैविटी। मैरो कैविटी में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, जिससे क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो वाला भाग ही क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे पेपर में क्वेश्चन है, जन्म के बाद ब्लड कहाँ बनेगा, तो बोन मैरो अस्थि मज्जा के माध्यम से बनता है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि ब्लड को स्टोर कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, रक्त का भंडार कहाँ पर होता है, पहला तो आपका है कि बॉडी में, दूसरा है लैब में। ठीक है, तो लैब में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आप ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम 40 दिन के लिए रख सकते हैं, और ऐसे ही नहीं रख पाएंगे आप लैब में, आपको ऑक्सलेट मिलाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, तब आप 40 से 42 दिन तक रख पाओगे। तो ऑप्शन अगर 40 से 42 दिन दिखे पेपर में तो आप उसको टिक मार देना। ठीक है, इसके बाद अब देखिए ब्लड जो है -2 से -3 डिग्री सेल्सियस तक अगर बॉडी से बाहर होगा तो क्या होता है, जमना शुरू कर देता है। ठीक है, खुला हुआ ब्लड जो होता है वो जमेगा, अंदर बॉडी के अंदर नहीं जमेगा। अगर बाहर है -2 से -3 डिग्री सेल्सियस तो बॉडी के अंदर, आप ये लोग
ये पॉइंट आप लोग समझ लीजिए कि अगर बॉडी के बाहर है तो जमना शुरू कर देगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है, ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है? तो लंग्स जो फेफड़े होते हैं वो प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, पेपर में क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन ये, प्यूरीफाई करने का काम लंग्स करते हैं, फेफड़े करते हैं, और ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम कौन करता है? ब्लड को फिल्ट्रेट कराती है किडनी, ठीक है। जैसे पानी फिल्ट्रेट होता है आरओ के माध्यम से, प्यूरीफाई आरओ मशीन लगी होती है घर में, ऐसे ही बॉडी में रक्त को फिल्ट्रेट कौन कराता है? किडनी कराती है, ठीक है। तो अब देखिए 40 दिन के बाद जो होता है, अगर मान लीजिए 40 दिन हो गए आपके, 40 दिन के बाद ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, वो क्या होते हैं? मृत होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मरने लगेंगे। आपको लगेगा 40 दिन के बाद क्या ऐसा होगा जो ब्लड खराब होगा? तो ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देगा, जमना शुरू हो जाएगा, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो मरना शुरू कर देंगे, तो इससे जम जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। अब कंपोनेंट जो मरेंगे उसमें क्या होगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यही 3 चीज़ें जो हैं ये क्या होंगी? ये मरना शुरू कर देंगी। अब दूसरी चीज़ है, एक और मैंने बताया था कि रक्त स्टोर कहाँ पर होता है? बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है? बॉडी में रक्त जो स्टोर होता है वो प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है। तो इसके बाद यही समझ लीजिए आप कि प्लीहा क्या है। अब आप ये समझिए प्लीहा के बारे में लिखना क्या है, अगर आप लोगों को लगे तो लिख लीजिए कि यह एक प्रकार की थैलीनुमा संरचना है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? रक्त का भंडारण करना, ठीक है। तो रक्त का भंडार करना प्लीहा का फंक्शन है। अब कितना ब्लड आएगा इसमें, कितना ब्लड ये स्टोर कर पाएगी? तो जो एक्स्ट्रा ब्लड होगा हमारी बॉडी में, लगभग 240 ml जो होता है वो प्लीहा स्टोर कर सकती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये होता कहाँ पर? इसकी लोकेशन जो प्लीहा की होती है, स्प्लीन की जो लोकेशन होती है वो पेट में, जो आमाशय होता है, पेट होता है, उसके पीछे होती है, ठीक है। तो कितना? 240 ml स्टोर कर सकती है ये, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ब्लड हमारी बॉडी में होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से काफ़ी। तो आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, और जो मैंने 1-2 चीज़ें गलत बोल दी उनको मैंने सही भी बोल दिया वापस। तो जहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती की थी, थोड़ी सी चीज़ एक गलत बोल दी थी, तो उसको मैंने वापस से बता दिया है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसमें जो ब्लड होता है, भ्रूण में जब बच्चा, मतलब बोले तो जब माँ के पेट में होता है तो क्या होता है? ब्लड कहाँ बनता है? लीवर के माध्यम से बनता है, ठीक है। भ्रूण में जब बच्चे के होने पर क्या होता है? भ्रूण में जब होता है तो ब्लड कहाँ बनता है? लीवर के माध्यम से बनता है, यकृत के माध्यम से। और जन्म के बाद कहाँ बनता है? जन्म के बाद मैंने आपको बता दिया था, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, हाथ पैरों की हो गई, इनमें बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? उस कैविटी को कहते हैं मैरो कैविटी। मैरो कैविटी में क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो वाला भाग ही क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। तो जन्म के बाद कहाँ बनेगा? जन्म के पहले यकृत बनवाएगा, और जन्म के बाद बोन मैरो, अस्थिमज्जा, हिंदी में बोलते हैं अस्थिमज्जा, के माध्यम से बनता है, ठीक है। तो अभी इसमें और भी टॉपिक पढ़ना है हमको, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। इतना मुझे लगा कि इतना काफ़ी है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इसके नोट्स बना लीजिए, और अब इसके आगे की क्लास हम लोग अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करवा दीजिए, आप लोग भी कर दीजिए, जिससे मुझे और आगे मोटिवेशन मिलता रहे, अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपको दूँ, ठीक है। थैंक यू।